हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका ये रीट वाला एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सी-टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा भी कुछ नहीं है, लेकिन कई जो अभ्यर्थी होती है उनकी समझ से परे हो जाता है। तो आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। आज हम अध्ययन करेंगे किसी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। किसी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, उसके टोटल गुणनखंड कितनी होती है, सम गुणनखंड कितनी होती है, विषम गुणनखंड कितनी होती है और सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो पहले हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यदि किसी संख्या n को a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r के रूप में, यदि किसी संख्या n को a की पावर b की पावर q गुणा c की पावर r डॉट 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 के रूप में लिखा हो, के रूप में लिखा जाए, जहाँ a, b, c अभाज्य संख्याएं हैं और p, q, r प्राकृत संख्याएं हैं। ये थोड़ा सा मैंने यह बता दिया है। यदि किसी संख्या n को इसके रूप में लिखा जाए, तब n के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, n के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या p प्लस q प्लस r होती है। यदि किसी संख्या n को a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r डॉट 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 के रूप में लिखा जाता है, तो उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उन अभाज्य संख्याओं की घातों के योग के बराबर होती है। अभाज्य संख्याओं की घातों के योग के बराबर होती है, इसका मतलब p प्लस q प्लस r की दी जाती है। उदाहरण देते हैं, 12 के सभी अभाज्य, चाहे ऐसे लिख लो, 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी या कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो इसका हल देखिए आप। यहाँ पर 12 है, 12 को पहले a की पावर p गुणा b की पावर q, इसकी फॉर्म में आपको लिखना है। थोड़ा सा क्या है, डिस्टरबेंस हो जाता है कि हमारा जो घर है रोड के किनारे है, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, उसे नेग्लिजिबल कर दिया करें, कोई बात नहीं। इधर देखो, हाँ, तो 12 को हम a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में लिखें, तो इसके पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसे लिखेंगे 4 × 12, आप आराम से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे आप लिखेंगे 4 को 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 12 को हमने लिख दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या
अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर जो पावर हैं पावरों को ऐड कर देंगे आप, 2 + 1 बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो इस तरीके से हम लिख नहीं सकते हैं। कोई ज़्यादा संख्या वो दे दे फिर भी वो पूछ सकता है कि जैसे इसमें आपको बतानी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें ज्ञात की, या कोई संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर भी बना सकते हैं, 2 × 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 507, और ये भी हो जाएगा 507, और 3 की पावर कितना हो गया 4। इनको आप काउंट कर सकते हैं। 2 की पावर कितना 105, तो इनको आप काउंट करो, 2 की पावर 7 × 5 = 12, और ये 1 6। इसको देखो यहाँ पर 3 की पावर 507 और 4, तो 3 की पावर हो जाएगी 7 और 4 11, 511 इधर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 612 + के 511। इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो कोई ना कोई संख्या दे देगा फिर वो पूछ सकता है, तो आप अभाज्य संख्याओं की घातों का योग कर देंगे। अभाज्य संख्याएं बन गई, इनकी घातों का हमने योग कर दिया, तो यह टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर निकाल लेती है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर जो घात कितनी है 2 है, इसकी घात 1 है, तो कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 + 1 बराबर 3। तो यही हमने लिखा है। यदि किसी संख्या n को a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r ... के रूप में लिखा जाता है, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या p + q + r होती है। यानी जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी घातों के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट आगे की ओर, अब हम नंबर 2 पर यहाँ पर लेते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। ये गुणनखंडों की संख्या, इसी में मैं संशोधित कर लेता हूँ, ये नंबर 2 डाल लेना, वो नंबर 1 था। यदि किसी संख्या n को a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r के रूप में लिखा जाए, जहाँ a b c अभाज्य संख्या है, p, q, r प्राकृत संख्या है, तब n के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या p + 1 × q + 1 × r + 1 होती है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सभी गुणनखंडों की संख्या में, तो संख्या को a की पावर b, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में पहले हम लिखेंगे। तो वही है, इसके पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी गुणनखंडों की संख्या में निकालनी है, यानी इसके कुल जो गुणनखंड है वो यहाँ देखते हैं क्या प्राप्त होते हैं। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर जो 2 की पावर है इसका एक ज़्यादा का गुणा करना है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और जो 1 है इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ गुणनखंडों की जो संख्या आ जाएगी वो 6 हो जाएगी। वैसे भी करके देख लो कि 12 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। 12 के कुल गुणनखंड, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। तो यहाँ कुल जो गुणनखंड है यहाँ पर 6 प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर भी क्या है 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुल गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका और बताएं अगर हम आपको, ये जो है देखो हम इनका गुणा क्यों करते हैं। इनका गुणा करने से हमें ये सभी एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं। देखो ये सभी एलिमेंट हमें कैसे प्राप्त होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 को इसके साथ सेट कर दें तो 2 की पावर 1 बचेगा। पूरे को हम इसके साथ सेट कर दें तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 2 की पावर 0 बचेगा।
तो यहाँ पर कितने तरीक़ों से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 की पावर 3 तरीके यहाँ पर, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे कितने तरीक़ों से आप ले सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब आपको यहाँ पर जैसे इसके टोटल फैक्टर्स आपको प्राप्त करने हैं, गुणनखंड प्राप्त करने हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे? इन दोनों को आप ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये वाला आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त होगा? इन दोनों को आप ले, जैसे ये हमें प्राप्त करना है तो इन दोनों को आप ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या फिर इन दोनों को आप ले लो, इन दोनों को आप लेंगे, जैसे हम एक ही में से नहीं ले रहे, अब यहाँ पर दोनों में से ले सकते हैं, इसमें से लेंगे और या फिर इसमें से लेंगे। तो ये हमें एलिमेंट प्राप्त करना है, तो इसके लिए इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, ये एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इनको जो सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 3, और इसको तरीके कितने हैं? यहाँ पर 2, दोनों को सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशन लगाया है, तो इसी का यूज करते हुए हमने यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या हमने प्राप्त की है। 0 इसका और बढ़ जाता है, जो भी पावर है उनको आप लिखेंगे 0, 1, 2, तो पावर से एक ज़्यादा यहाँ पर तरीका प्राप्त होता है चयन का। चलो आगे की ओर चलते हैं, उसमें आपको बता देंगे। नेक्स्ट, इसी में एक सवाल ले लेते हैं हम। 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का हम जो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं वो देखिए। 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? एग्जाम्पल है, तो 12 को पहले आप उस फॉर्म में लिखेंगे 4 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 12 के सभी गुणनखंडों का योग अब आप ऐसे लिखेंगे, 12 के सभी गुणनखंडों का योग। तो इसको हम इसके साथ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे लिखने के तरीके कितने होंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसे लिखने के तरीके होंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसे हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। गुणा क्यों किया? गुणा करने पर ही हमें इसके समस्त एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं। जैसे ये 2 डिब्बे हैं, इस डिब्बे में जैसे 2 डाल दिया, इस वाले में हमने 3 डाल दिया, तो 3 दूनी 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने 2 की पावर 2 डाल दिया और इसमें हमने 3 की पावर 0 डाल दिया, तो हमें 4, 2 की पावर 2 का मान 4, तो 4 प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे सारे फैक्टर इसके 12 के हमें प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता है 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 12 के सभी गुणनखंड, 12 के जो सभी गुणनखंड होते हैं, आप समझना चाहें समझ सकते हैं इस सवाल को, नहीं तो आगे की ओर आप स्किप कर सकते हैं। 12 के सभी गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12। कुल गुणनखंड कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 12। आप साधारण तरीके से इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रूव करना चाहता हूँ एक फॉर्मूला। यहाँ पर कोई भी संख्या है, उसके सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे प्राप्त करेंगे, वो फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। अब इनका हम देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1। इसका गुणा करते हैं, 2 की पावर 1 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 प्लस, अब इसकी बारी है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, तो 1 आ गया। इसका मतलब 1 और ये क्या हो जाएगा 3, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 6, 2 की पावर 2 का मान 4, 4 गुणा 1 4 ही आएगा।
2 की पावर 2 का मान 4, 4 × 12। अपने आप ये सभी जो गुणनखंड है इनका योग हो रहा है, देख लो आप। यहाँ देखियो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, एक तो यहाँ पर हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे प्लस में, तो इसकी घात का एक ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है, इसकी घात 2 है तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3। तो ये जो 3 है इसका एक ज़्यादा है, यहाँ जो एलिमेंट 2 है इसकी घात का एक ज़्यादा है, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 होंगे। टोटल गुणनखंड कितने होंगे यहाँ पर, 6। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि टोटल गुणनखंड निकालते हैं तो p+1 और q+1 से हमें प्राप्त होगा मल्टीप्लाई से गुणनखंडों का योगफल। और सभी गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं, सॉरी, हाँ, सभी गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो घात का एक ज़्यादा करके उनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई, टोटल हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको योग निकालना है तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं ये, लेकिन ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए इस वाले मेथड का हम यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना है। डायरेक्ट आप इसे निकाल भी सकते हैं गुणनखंडों का योगफल। डायरेक्ट मेथड ये भी हो जाएगा इसका, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 6 और 1 7, 7 गुणा 4, 4 7 28, ये हमें प्राप्त हो। यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 28 ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। 6 4 10, 10 2 12, 12 12 24, 24 और 4 28। तो यहाँ पर 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 28 ही प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो है इस तरीके से आप लिखेंगे और उनका जो सम है, सम करेंगे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने पर सभी इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका आंसर तो ये आ गया, सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 28 आ गया। तो आप छोटी संख्या होगी तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल के आप इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि वो बड़ी संख्या दे देता है तो उनके गुणनखंडों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका यहाँ से हम फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, देखो आप फॉर्मूला इसका, तीसरा है, यदि किसी संख्या n को a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r के रूप में लिखा जाए, जहाँ a, b, c अभाज्य संख्याएं हैं तथा p, q, r प्राकृत संख्याएं हैं, तब n के सभी गुणनखंडों का योग निम्नलिखित होता है। योग n बराबर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, गुणनखंडों का योग a की पावर p+1 -1, या तो मैं इसे करके ही दिखा देता हूँ आपको पता है a की पावर p है तो इसे कितने विभिन्न तरीक़ों से लिखा जा सकता है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2, इस तरीके से
कितने पदों तक चलेंगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर a की पावर p तक लेना है, तो 1 से p तक तो p पद हो गए, एक पद और बढ़ गया तो p + 1 पदों तक हो गया। गुणा इस वाले पद को देखते हैं अब हम, b की पावर q है तो b की पावर 0 + b की पावर 1 + b की पावर 2 कितने पदों तक, यहाँ पर q है तो q + 1 पदों तक। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि वो आया कहाँ से। गुणा में ये है c की पावर r, तो c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 कितने पदों तक, r + 1 पदों तक। अब इनका हम योगफल निकालते हैं तो ये क्या बन जाती है, GP बन जाती है, गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पदों में, p + 1 पदों का योगफल निकालते हैं तो a का मतलब 1 है, यहाँ पर r की पावर n इसका इसमें भाग लाएँ तो a की पावर हो जाएगा p + 1 -1/r - 1, इसका भाग लगा तो क्या आ जाएगा a - 1। गुणा में होगा b की पावर, यहाँ कितने पद हैं, q + 1 तो q + 1 -1/b - 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर ये c की पावर हो जाएगा r + 1 - के 1/c - 1। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है a × r की पावर n - 1/r - 1। तो यहाँ पर आपने इसका भाग लगाया तो रेशो है सार अनुपात क्या प्राप्त होगा, a, यहाँ पर सार अनुपात b प्राप्त होगा, यहाँ पर सार अनुपात c प्राप्त होगा। तो a की पावर p + 1/a - 1, b की पावर q + 1 -1/b - 1, c की पावर r + 1/c - 1। तो ये फार्मूला हमारा प्रूफ होकर के आ गया। अब इसके आधार पर उस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। 12 के सभी गुणनखंडों का योग, 12 के सभी गुणनखंडों का योग, तो क्या होता है, इसको पहले हम 12 को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 12 को आप लिखेंगे, इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये लो कई बार लिख दिया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 आप लिखेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है, 2 है, और p का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 1 घात ज़्यादा करनी है 3 -1/2 - 1, 3 की पावर 2 - 1/3 - 1। इसे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 का मान 8, 8 में से 1 गया तो 7 बटे में 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8/2, तो यह आ जाएगा 7 × 4 28, इसका आंसर आ गया। पहले भी इसका क्या आ रहा था, 28 ही आ रहा था। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ बता दी हैं। किसी संख्या n के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों का योगफल। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। अब इससे आगे की ओर और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी देखो आप। बारह के सम व विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की गई। हल देखो, इसका कुछ नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम निकाल लेते हैं 12 के कुल गुणनखंड कितने होंगे।
कुल गुणनखंड निकालने हैं तो 2 का 1 ज़्यादा 3 और 1 का 1 ज़्यादा 2, इनका गुणा कर दिया 6 होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकलेंगे? सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, चलो विषम निकाल लेते हैं। विषम से हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। फिर पहले हम विषम का निकाल लें, फिर सम आसानी से आ जाएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर हमें विषम लेना है तो इसमें से कौन सी संख्या आप सेलेक्ट करेंगे? 2 संख्या लेनी है, एक तो इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है, एक इसमें से सेलेक्ट करनी है, फिर दोनों का गुणा कर देंगे, वही इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर इसमें से एक संख्या आपको सेलेक्ट करनी, इसको सेलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। ऐसे ही इसका, ये क्या है, 2 की पावर 2 है, ऐसे ही 2 की पावर 2 है 4 है, इसका मल्टीप्लाई किसी से कर लो, ये भी सम संख्या देगा। तो कहने का मतलब इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे इसे छोड़ करके तो वो सभी सम संख्याएं देगा। और हमें कैसी प्राप्त करनी है? विषम संख्या। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर विषम आना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे ओनली इसे। तो कहने का मतलब इसमें से सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? एक तरीका। अब दूसरे एलिमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो 1 × 2 बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। अब सम गुणनखंडों की निकालनी है। 12 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल जो गुणनखंड है 6 में से 2 घटा दो, कितना बच गया? 4 आ जाएगी। वैसे ही आप करके देख लेना कितने आएंगे। जैसे 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और ये 12। सम गुणनखंड कौन कौन से? यहाँ पर 1 2 3 4, सम गुणनखंड 4 हो गए। विषम कितनी? और 1 और 2। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है। पहले आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके, कहने का मतलब विषम है उन्हीं को आपको मल्टीप्लाई में लेना है। यानी ये जो संख्या है ना विषम वाली, पहले ये सम है तो फिर और भी अभाज्य जो संख्या होंगी वो सब कैसी होंगी? विषम आएंगी। तो उनकी एक ज़्यादा पावर का क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3600 के कुल अभाज्य गुणनखंडों सम गुणनखंडों विषम गुणनखंडों एवं सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? क्या होगा? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ संख्या लिख लो, की संख्या एवं सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? अब देखो आप पहले कि यहाँ पर 3600 को हम a की पावर b, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। 36 × 100, 4 नाम 36, 25 चौका 100, फैक्टर करते जाओ आप। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, इनको जोड़ दो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। पहले क्या पूछा है उसने? चलो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? ओनली घातों को आपको जोड़ देना है। 4 2 6 2 8, 8 इसका आंसर आ गया। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 5, यहाँ पर 1 है, ये है 1 2, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। विभिन्न यानी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3। आगे की ओर चलते हैं। गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? घात का 1 ज़्यादा करो, 4 1 5, 2 और 1 3, 3 5 3 15 और 15 3 45, 45 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। पहले विषम निकालते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसका मतलब ये लेंगे तो फिर सम संख्या आ जाएगी, इसलिए ये तो छोड़ना ही है। तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके 1, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है उसे 1 होंगे। इसे सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। इसे सेलेक्ट करने के तरीके 3, 3 3 का 9। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई। और सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल जो गुणनखंड है उसमें से हम ये विषम वाले घटा देते हैं 9, तो कितना आ जाएगा? 36। सम गुणनखंडों की संख्या। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी गुणनखंडों का योगफल। सभी गुणनखंडों का योग। योग का फॉर्मूला क्या लिखाया था? यहाँ पर जो है a की पावर क्या होता है? p+1, तो 2 की पावर 5 -1/2 -1, 3 की पावर 3 -1/3 -1, 5 की पावर 3 -1/5 -1। इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 का मान 32, 32 में से 1 गया तो 31 बटे 1। 3 की पावर 3 का मान 27, 27 में से 1 गया तो 26। नेक्स्ट। हाँ, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, एडजस्ट करो। तो यहाँ पर 2 बचा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में से 1 घटाओ तो 124। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 का भाग आसानी से लग जाएगा। 2 से काटें तो 2 1 2, यहाँ पर 2 3 6, 4 से 4 3 12, 4 1 4, 31 आ गया। 31 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, आप करके देख लेना। 961 होता है। 961 गुणा 13, 13 1 13 की 3, हाँ 13 1 13 की 3, यहाँ पर हासिल 1, 13 6 78, 79, 79 की 9 हासिल 7, 13 नम्मा 117 और 7 124। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका सभी गुणनखंडों का योग इतना आ रहा है। और यहाँ पर हमने इस सवाल में सभी को लेने का प्रयास कर दिया है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। सी-टेट लेवल तक का मैटर हो गया है। अब हम देखते हैं कि सी-टेट में कितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से आए हुए, वे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सी-टेट एग्जाम में आए हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस हैं। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करें, उसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। पहले 100 को हम a की पावर b के फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। 25 चौका 100, टुकड़े कर रहे हैं इसके, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब अप्लाई कर सकते हैं योगफल। योगफल का फॉर्मूला 2 की पावर 3 माइनस के 1/2 माइनस का 1। यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 माइनस 1/5 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 8 में से 1 गया तो 7, तो 7 बटे 1।
5 की पावर 3 का मान 125, तो 124 बटे कितना है 4, 4 से काट सकते हैं, 4 × 12, 4 × 1 4, 7 × 1 7, 7 × 21, तो ये आंसर आ गया 217। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़िए इसे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, योग का फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। 96 है तो 96 के फैक्टर करो, किसी भी टेबल में आ जाए आप तो लगा दिया करो। 16 छिक्का 96, 6 × 16 ये लो, इसे हम लिखेंगे 2 × 3, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, इस तरीके से। तो 2 की पावर कितना हो गया 5 और 3 की पावर कितना हो गया 1। हमें निकालना क्या है, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 6 माइनस का 1/2 माइनस का 1, घात 1 ज़्यादा लगानी होती है इसमें। 3 की पावर 2 माइनस के 1/3 माइनस का 1, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 का मान 32, 32 दूनी 64, 64 में से 1 गया तो 63। 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया तो 8/2, 2 से काटो 4 बार, मल्टीप्लाई किए 4 × 12 की 2 हासिल 1, 6 × 4 24 और 1 25, 252 इसका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 से 10 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा। देखो रीट में ऐसा क्वेश्चन ना आने की संभावना है, लेकिन बाई चांस आप आ जाए क्वेश्चन तो आप उसे कर सकें। 2 से 10 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो 2 से 10 है, इसके आप टुकड़े करो, 7 × 21, ये तो इसका हो गया। और जो 0 है 5 दूनी 10, इसको हमने ऐसे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। 2 × 3 × 5 × 7, अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 से 10 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, कोई बात नहीं, 2 की पावर 1 है यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 लिख दो, -1/2 माइनस का 1, 3 की पावर 2 - 1/3 - 1, 5 की पावर 2 - 1/5 - 1, 7 की पावर 2 - 1/7 - 1। सॉल्व करते हैं इसको हम। 2 की पावर 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/1, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 का आधा यहाँ पर 4 होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गया 24, 24 में 4 का भाग लगा दो, 4 × 6 = 24, 7 का वर्ग 49, 49 में से 1 गया तो 48, 48 में 6 का भाग लगाना है, 48 में कितने का भाग 6 का, तो 8 बार जाएगा ये। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 4 × 12 = 48। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 × 7 = 14, 12 × 8 = 96, तो यहाँ पर 9 बचा, 12 × 4 = 48, 48 और 9, 48 और 9 यहाँ पर 57, 576 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और है, इसे आप देख लीजिए। 120 के गुणनखंडों की संख्या निकाल दी यहाँ पर। अब यहाँ पर केवल गुणनखंडों की संख्या इसने पूछी है, तो इसमें ये फॉर्मूला योगफल वाला अप्लाई नहीं करेंगे। 120 है, 120 को हम लिखेंगे 4 × 12, ये तो इसका झंझट खत्म होगा। 10 है, 10 को लिखेंगे 2 × 5। अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर आप कुल गुणनखंड आप इसके बता सकते हैं। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, घात का 1 ज़्यादा आप लिखेंगे 4, और इसकी घात का 1 ज़्यादा 2, इसकी घात का 1 ज़्यादा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब ऑप्शन हाँ ए इज करेक्ट। तो इस टाइप के सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। ये CTET एग्ज़ाम में आए हुए थे, कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन रीट में आने की संभावना न के बराबर है। बाई चांस आ जाए तो आप आसानी से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।